तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स यानी मानचित्र को पढ़ेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मैप्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। उसमें क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख बिंदु होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है मैप को, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नीचे लिखे जो भी प्रश्न है उनका आंसर शॉर्ट में देना है, संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा, मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र में ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी स्थान का किसी दूसरे स्थान से, मान लीजिए कोई जगह हो गया या फिर कोई पहाड़ी हो गया, उसका बीच की दूरी कितना है, कोई सी भी चीज़ का दूरी हम लोग मानचित्र से समझते हैं। उसका दिशा का पता लगा सकते हैं, किस दिशा में कहाँ और कहाँ स्थित है। और प्रतीक, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 चीज़ें मानचित्र के घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? चलिए आंसर जानते हैं। आंसर हो जाएगा, 4 प्रमुख दिशाओं को, 4 जो प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये जो 4 दिशाएं हैं इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। जो 4 दिशाएं हैं मानचित्र में उन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम, यही चारों दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र में पैमाना क्या मायने रखता है या फिर उसके पैमाने से आप क्या समझते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र पर जो भी पैमाना होता है वो स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो मानचित्र पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात को पैमाना कहते हैं, मानचित्र का पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। आप सबों को तो पता होगा कि ग्लोब क्या है, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है। ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना होता है। पृथ्वी पे जैसे जैसे जो महाद्वीप, महादेश स्थित हैं, महासागर स्थित हैं, उन सबको ग्लोब पर दिखाया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? हमारा आंसर हो जाएगा, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों या फिर शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा हमारे मानचित्र जो है हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। क्योंकि पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो है वो पूरी पृथ्वी को दर्शाया गया है। और जब केवल हम एक भाग को पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ना चाहेंगे या फिर अपने किसी राज्य के बारे में पढ़ना है, तो उसके अध्ययन के लिए मानचित्र जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। हम लोग उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र क्या है और खाका क्या है? तो चलिए समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग मानचित्र को समझते हैं कि आखिर मानचित्र है क्या। तो हम लोग देखेंगे मानचित्र, यह पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह पृथ्वी का या फिर इसके सतह के किसी भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। किसी पेपर या फिर कागज पे या फिर कोई चपटा सतह है, उसी पे चित्र खींचा गया है पृथ्वी के किसी भाग का पैमाने के सहारे से। नेक्स्ट है, मानचित्रों में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मानचित्र जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसमें पृथ्वी के सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है कि कहाँ नदी है, कहाँ सागर, महासागर, पहाड़, पर्वत, रास्ता, गली, सब कुछ उसमें दिखा दिया जाएगा। इसलिए मानचित्र बहुत सहायक भी है। तीसरा है, इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मंदिर है तो उसके लिए अलग प्रतीक चिन्ह है, एक स्टेशन का अलग, सड़क का अलग, सब चीज़ का अलग अलग प्रतीक चिन्ह रहता है, जिससे समझने में आसानी होता है। तो मानचित्र क्या है चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यह पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। दूसरा है, मानचित्रों में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और तीसरा, इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
अब चलिए समझते हैं कि खाका क्या है। खाका यह एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। ये क्या है? एक रेखा चित्र है जो छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा जाता है। क्षेत्र छोटा है और उसका रेखा चित्र बहुत बड़े पैमाने पे खींचा गया है, तो उसे हम लोग खाका कहते हैं। दूसरा है, ये जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इससे वे सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं जिसे हम लोग जानना चाहेंगे। और तीसरा है, इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र और खाका में क्या अंतर है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि खाका क्या है। यह एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। वे जानकारियाँ भी इससे हमें मिल जाती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है हमारा, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। जो बड़ा पैमाना वाला मानचित्र रहेगा वो विस्तृत जानकारी देगा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें उस मानचित्र में मिल सकती है। प्रश्न है हमारा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो भी मानचित्र होते हैं उनमें मंदिर, सड़क, रेल गाड़ी, स्टेशन और बाजार, दुकान, किसी पर्यटन स्थल, उस सब का जानकारी प्रतीक चिन्हों के रूप में दिया जाता है मानचित्र में। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रतीक जो है वो किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन में हमारे सहायक होते हैं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार में विभिन्न प्रकार की सभी जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाना संभव नहीं होता है, अतः इनके अनेक प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें रेलवे स्टेशन को दर्शाना है, तो हम रेलवे स्टेशन का प्रतीक चिन्ह ऐसे ऐसे बना देते हैं, इससे पता चलता है कि इधर रेलवे स्टेशन है, रेल की पटरी है। तो ये जो होता है प्रतीक होते हैं, ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ इनके द्वारा हमें प्रतीत मिल जाता है। ये कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन आसान हो पाता है। इन्हीं प्रतीकों के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा भी जा सकता है और अध्ययन करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, सही का निशान लगाइए। जो भी आंसर सही है उसको चिन्हित कीजिए, चुनिए। पहला क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण के दर्शाने वाले मानचित्र कौन से हैं? वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कौन से हैं? आपके ऑप्शन है क भौतिक मानचित्र, ख थीमेटिक मानचित्र तथा ग राजनीतिक मानचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में वृक्षों के वितरण को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? मानचित्रों पर नीले रंग का इस्तेमाल किसे दर्शाने में किया जाता है? आपका ऑप्शन है क जलाशयों, ख पर्वतों, ग मैदानों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क जलाशयों। नीले रंग का इस्तेमाल मानचित्र पर जलाशयों, सागर, महासागरों को दर्शाने के लिए किया जाता है, पानी को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिक् सूचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दिक् सूचक जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है क प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए तथा ग दूरी मापने के लिए। तो इन तीनों ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। मानचित्रों में मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पैमाना आवश्यक है। पैमाना आवश्यक क्यों है? मानचित्र या फिर किसी और के जो पैमाना है वो आवश्यक क्यों है? आपका ऑप्शन है क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए तथा ग प्रतीकों के लिए। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या फिर प्रतीकों के लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मानचित्र के लिए। मानचित्र के लिए पैमाना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। पैमाना के बगैर मानचित्र का
अध्ययन संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हो गया। हमने इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास थे उस सबको हल किए और अच्छे से समझने का प्रयास भी किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि कहीं पे भी डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में हमें पूछें, हम आपके डाउट क्लियर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।